हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डिक्ट क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का टेक्निकल लेक्चर सीरीज़ होगा उसका फर्स्ट लेक्चर आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ने इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, जो हमारा पहला पार्ट है दोस्तों एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, वो रहेगा रो वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, रो वाटर इंजीनियरिंग से अपन स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले देखो रो वाटर होता क्या है। रो वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रो वाटर होता क्या है इन्वायरमेंट के अंदर। यह हम कहें कि जो अपना प्लेनेट है अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, यहाँ पर जो नेचुरल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमें अवेलेबल है, ठीक है, हमारी यूज़ के लिए अवेलेबल है, वो वाटर जो है वो क्या है, रो वाटर है। ठीक है, अगर हम इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज ले रहे हैं तो हम फर्दर इस रो वाटर को क्या करते हैं, ट्रीट करके फिर यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अदरवाइज जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द रो वाटर। ठीक है दोस्तों, अब बात यहाँ पर ये आती है कि रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर हमने वर्ड जोड़ा है इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कैसे कौन से काम है जो रो वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा आपके सामने फ्लो चार्ट बनाता हूँ। उस फ्लो चार्ट से आपको एक आइडिया मिल जाएगा और बेसिक मिल जाएगा कि हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे पास यहाँ कोई सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स जो है ये सरफेस सोर्स भी हो सकता है और अंडरग्राउंड वाटर सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, सरफेस हो सकता है या अंडरग्राउंड हो सकता है। ये सोर्स से मुझे क्या करना है, सोर्स से जो मेरा कंज्यूमर है वहां तक मुझे पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बोल दिया कि यहाँ पर रो वाटर है, मुझे सोर्स से कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो सोर्स से कंज्यूमर तक वाटर को पहुंचाने के लिए क्या होगा, हमें बहुत सारे जो बीच में स्टेप्स हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जांपल दूं तो सोर्स हम एज ए रिवर ले सकते हैं। एक रिवर के अंदर वाटर अवेलेबल है, मैंने बोला कि वो रो वाटर है। उस रो वाटर को रिवर के अंदर से लेकर कंज्यूमर तक, कंज्यूमर भी कौन लोग हैं, हम लोग हैं, तो हमारे तक पहुंचाने का पूरा काम जो है वो बीच में जितने भी स्टेप्स के अंदर होता है वो सारा का सारा ही हमारा क्या है, इंजीनियरिंग का काम है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि सोर्स कैसा हो सकता है, सरफेस सोर्स भी हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो सोर्स से कंज्यूमर तक वाटर को अवेलेबल करवाना क्या है, इंजीनियर का काम है। ठीक है दोस्तों, तो रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि हमारा सोर्स ऑफ वाटर क्या है। ठीक है दोस्तों, सोर्स ऑफ वाटर जो है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डिमांड कैसी है। अगर हमारे पास कंज्यूमर ज्यादा है, वाटर की डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो हमें क्या करना होगा, कोई ऐसा सोर्स उठाना होगा जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो। ठीक है, तो रिवर एक पैलेंटी, हम बोल सकते हैं पैलेंटी ऑफ वाटर वहां पे अवेलेबल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। तो ऐसा अमाउंट ऑफ वाटर जो है अगर हमारे पास कंजम्पशन ज्यादा है या कंज्यूमर ज्यादा है तो हम रिवर से वाटर जो है वो उठाकर अवेल करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है कि रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर हम करने क्या वाले हैं। अब आप पूछो तो सोर्स से यहां तक ले जाने के लिए हमें कुछ पाइप्स चाहिए होंगी। ठीक है, पाइप्स के अलावा हमें पंप भी चाहिए होंगे लिफ्ट करने के लिए, हमें स्टोर करने के लिए वाटर को कुछ रेजर्वियर भी बनाने पड़ सकते हैं। या अगर मैं कहूं कि रेजर्वियर के अलावा हमें यहाँ पर कुछ वेल्स भी बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मुझे ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट प्लांट के बाद में मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में क्या होगा, बहुत सारे हमारे पास मैकेनिज्म होंगे, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत सारी प्रोसेस होगी। वो ही हमारा इंजीनियर का एक काम है जो हमें पूरा का पूरा इस रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमें वाटर की क्वालिटीज भी पढ़नी होंगी, ट्रीटमेंट भी पढ़ना होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम स्टडी करेंगे रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पहला पॉइंट रहेगा यहाँ पर रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर कि नेसेसिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हमारी नेसेसिटी और हमारी इंपॉर्टेंस क्या है वाटर के प्रति, वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आप सब लोग इंजीनियर्स हैं जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाटर जो है अगर हम बात करें तो हमें, अगर हम देखते हैं हमारी आईज से, तो किस फॉर्म के अंदर दिखता है ये हमें दिखता है केमिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन निकाल दो कि वाटर की जो हमें हमें जो फॉर्म दिखाई देती है वो कौन सी फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है। कोई फिजिकल फॉर्म मत याद कर लेना, कौन सी फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है। फिर वाटर जो है वो अवेलेबल कैसे है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, जो वाटर है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो देखो दोस्तों, ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आइस सॉलिड फॉर्म के अंदर है, वाटर ही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गैस की फॉर्म में भी वाटर अवेलेबल हो सकता है। लिक्विड की फॉर्म में सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अभी करंट के अंदर क्या हो रहा है, बहुत बड़ा पार्ट था जो सॉलिड्स के अंदर था, लेकिन वो लिक्विड में बदलता चला जा रहा है। अगर मैं बात करूं ओशियंस की, तो ओशियंस भी क्या है, प्लेंटी ऑफ वाटर अमाउंट है यहाँ पर, जो हमारे यूज नहीं आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मिनरल्स ज्यादा है। ठीक है, तो पोर्टेबल वाटर के अंदर यूज नहीं आता और ट्रीट करना बहुत महंगा पड़ता है ओशन वाटर को। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैंने क्या बताया कि वाटर जो है, जो हम आज करंट फेज जो वाटर की देख रहे हैं, वो कौन सी फॉर्म है, उसकी केमिकल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, H2O वाटर, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। उसके बाद में वाटर जो है हमें किस किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, तो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, गैस फॉर्म में अवेलेबल है मैं अर्थ पे, और लिक्विड फॉर्म में, तीनों के तीनों फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि नेसेसिटी क्या है वाटर की। नेसेसिटी बताओ क्या है नेसेसिटी वाटर की। तो बेसिक सी बात है, जैसे हमें जीने के लिए हवा चाहिए, उसी तरह ही हमें जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो ह्यूमन हो, सबको वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सब बैक्टीरिया, ठीक है, इंसानों की बात करी, एनिमल्स की बात करी, प्लांट्स की बात करी, बैक्टीरिया की तो बात करी नहीं। तो बैक्टीरिया को भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 क्या चाहिए, एयर चाहिए। बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रह सकता वाटर और एयर के बिना। अब आप कहोगे कि सर बैक्टीरिया तो ऐसे भी होते हैं जो हवा के बिना जिंदा रह सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, बैक्टीरिया दोनों तरीके का होता है, लिविंग भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना भी जीते हैं। ठीक है, जिंदा रह सकते हैं। ये ऐसे कहूँ कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जिंदा रहते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जिंदा रहते हैं। इनके अलावा एक ऐसा बैक्टीरिया भी होता है जो दोनों में रह सकता है। ठीक है, उसे भी हम पढ़ेंगे। कुछ फैकल्टेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हिट्रोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, मिजोफिलिक होते हैं, थर्मोक्लाइन होते हैं, बैक्टीरिया बहुत सारा है। अभी मेरा जो है करंट मुझे वाटर पे चलना है, बैक्टीरिया पे नहीं जाना है। बैक्टीरिया जो ज्यादा है काम आता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर वाटर के अंदर इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नेसेसिटी यही है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 2/3 पोर्शन जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो भी किसका बना हुआ है, पानी का बना हुआ है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितनी भी हम लिविंग सेल कोई भी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लिविंग सेल्स को अपना जो रूटीन का काम है ना, वो करने के लिए एनर्जी जो है, एनर्जी का सोर्स हमारा हम कह सकते हैं वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वाटर से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब जब इस वाटर की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए इंजीनियर भी चाहिए होंगे ताकि इसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके। मेंटेनेंस मतलब किसका, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हो सके, जिसके थ्रू वाटर हमारे पास पहुंच रहा है। अगर वाटर मान लो जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, मैंने बोला कि किसी एक्स जगह से मेरे पास 90% अमाउंट ऑफ वाटर जो था वो था। ठीक है, 10% तो पहले मैंने मान लिया कि लॉस हो गया, लेकिन इस 90% वाटर को भी कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए हमें प्रॉपर चैनल्स चाहिए। वो चैनल्स जो है वो कौन प्रोवाइड कराते हैं, इंजीनियर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए एनवायरमेंटल इंजीनियर की इंपॉर्टेंस अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों फाइनेंसिंग वाटर सप्लाई की। ठीक है, फाइनेंसिंग कैसे होती है वाटर सप्लाई स्कीम की, या हम बात करें कि इंडिया हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट में जो हमारी फाइनेंसिंग है ना, वाटर प्रोजेक्ट्स की, वो कैसे चलती है, वो सारा कुछ हम देखते हैं।
एक छोटा सा जीके का ही पॉइंट मान लो आप, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, डिस्कस करना चाहूंगा, जो ये मुझे लगता है आपने बुक्स में भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट के अंदर लिख लेना आप लोग। क्या पॉइंट है कि इंडिया में सबसे पहले जो वाटर सप्लाई स्कीम है कहाँ बनाई गई थी? वाटर सप्लाई स्कीम, है ना, सबसे पहले वाटर सप्लाई स्कीम जो है कहाँ स्टार्ट करी गई थी? तो ये 1870 के अंदर कहाँ स्टार्ट करी गई थी? हमारी कैलकाटा के अंदर स्टार्ट करी गई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये स्पेलिंग हो सकता है गलत हो मेरी तो ये आप देख लेना, कैलकाटा के अंदर स्टार्ट करी गई थी 1870 के अंदर। ठीक है, बहुत पहले के टाइम में स्टार्ट करी गई थी। अब अभी हम अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो क्या कोई ऐसी सिटी है या मेट्रोपॉलिटन ऐसी कोई सिटी है जहां पर 24 आवर्स तक जो पानी है वो लगातार अवेलेबल हो रहा हो? तो करंट के अंदर दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऐसी कोई भी सिटी नहीं है जहां पर 24 घंटे तक लगातार पानी अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि वाटर का क्राइसिस है। ठीक है, पीने वाला पानी बहुत ही कम है। तो दिल्ली जैसी सिटी जहां पर दिल्ली जल बोर्ड जो है बहुत अच्छे से रिक्रूटमेंट भी कर रहा है सिविल इंजीनियर्स की, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की। ठीक है, वहां भी पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो 6 आवर्स तक है। ठीक है, और कैलकाटा की बात करूं तो वहां पे 10 आवर्स तक है। ठीक है, ये थोड़ा एक जीके का पॉइंट था, तो याद रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए बाय चांस, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते कि एग्जाम के अंदर क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता। कोई भी पॉइंट कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपसे ये तक पूछा जा सकता है कि भारत के बजट के अंदर वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर कितने परसेंट जो बजट है वो तैयार किया जाता है स्कीम्स के लिए। बजट पूछ सकता है, पैसा पूछ, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो मैं बता दूं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 1870 के अंदर, है ना, 1870 के अंदर हमारे देश के अंदर पहली वाटर सप्लाई स्कीम जो थी वो कहाँ पे लगाई गई थी? वो कलकत्ता के अंदर लगाई गई थी। अब अपने बात करते हैं फाइनेंस की, कि जो हमारा ये वाटर सप्लाई स्कीम्स होती है इनकी फाइनेंसिंग कैसे होती है। ठीक है, इनकी फाइनेंसिंग जो होती है दोस्तों वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है ना, वो किस तरीके का है। वो सरफेस सोर्स है या अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है, या हमें वाटर को सोर्स से कंज्यूमर तक लेके जाने के अंदर पर हेड जो है हमें वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ठीक है, फिर भी मैं बात करूं अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लगभग 1 to 3% अमाउंट जो है अपने टोटल बजट का, अपने कैपिटल बजट का 1 से 3% जो है वो किसके लिए अवेल करती है? वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए रखती है। याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 1 से 3% अपने बजट का, है ना, अपना जो उसका बजट होता है उसका कितना, 1 से 3% वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए रखती है। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखना है यहाँ पर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नकार भी नहीं सकते कि एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये जरूर अच्छे से याद करें कि पहली वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो कलकत्ता में स्टार्ट करी गई थी इंडिया के अंदर 1870 के अंदर, और भारत के अंदर जो हमारा बजट है वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए वो कितना है? 1 से 3% है टोटल बजट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं रिक्वायरमेंट क्यों है ना एक इंजीनियर की। हम रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उसी के बिहाफ से हमें सोचना है कि इंजीनियर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें उसे रिक्वायरमेंट क्यों है? उसे रिक्वायरमेंट इसलिए है कि सबसे पहले एक इंजीनियर ही है जो उसे सर्च करके देगा कि जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स है वहां से कंज्यूमर तक कैसे एफिशिएंटली हम वाटर को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को किस लिए है कि जो अवेलेबल वाटर का सोर्स है ना,
उससे हमें ये मेथड सर्च करके देगा, या मैं यूँ कहूँ कि अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर से कंज्यूमर तक पानी को पहुंचाना है, तो इसके बीच का पूरा जो काम है पूरा अच्छे से एफिशिएंटली वाटर को पहुंचाना है, और इसको पैसा भी यहाँ पे जो है हमें वो कम खर्च करना है और अच्छा काम करके देना है, मैं बोलूँ एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करके देना है, तो वो कौन है? इंजीनियर। और इंजीनियर का दूसरा नाम ही क्या है? मैं तो यही कहता हूँ कि दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन करने वाला बंदा क्या होता है? इंजीनियर है। हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर जो सोर्सेस को ऑप्टिमाइज करके बहुत अच्छे से काम कर सकता है, वो क्या है? एक इंजीनियर है। हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे यहाँ पर कि एक इंजीनियर ही है जो यहाँ पर अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर से कंज्यूमर तक पानी को पहुंचाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि एक इंजीनियर जो है उसका और क्या रोल है, वो और क्या कर सकता है रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर? वो ट्रीटमेंट के अंदर अपना पूरा रोल दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन कर सकता है, पाइप्स डिजाइन कर सकता है, जॉइंट्स कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी दो चीजें हैं यहाँ पर कि एक इंजीनियर जो है वो सोर्स के अंदर अवेलेबल वाटर कैलकुलेट कर लेगा, अवेलेबल वाटर कैलकुलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात सोर्स के अंदर अवेलेबल वाटर जो कैलकुलेट करेगा। दूसरा डिमांड कैलकुलेट करेगा। ठीक है, डिमांड कि कंज्यूमर जो है वो डिमांड कितना कर रहा है वाटर का, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से क्या होगा, सोर्स से वाटर को सप्लाई किया जाएगा, उतना ट्रीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद में बात करते हैं। तो अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे पास जितना भी सोर्स जो है अर्थ पे अवेलेबल है वाटर के अमाउंट के, वो अलग अलग तरीके के सोर्स हो सकते हैं, वो हम सोर्सेस के अंदर पढ़ेंगे आगे बढ़ के। ठीक है दोस्तों, अगले चैप्टर्स के अंदर। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है हमारा कि जो डिमांड है वाटर की, वो अलग अलग तरीके की डिमांड हो सकती है। मैं अगर बात करूँ हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल के अंदर वाटर की कुछ अलग डिमांड होगी। अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट के अंदर अलग होगी। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक के लिए वाटर की डिमांड अलग होगी। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ डिमांड ऑफ वाटर। वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड या वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, अब सबसे पहले एक इंजीनियर जो है वो डिमांड जो है, जो डिफरेंट टाइप की हमारी जो डिमांड है वाटर की, उसको सेटिस्फाई करा सकता है। ये बात हमने जान ली कि हाँ, वो सोर्स के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको कैलकुलेट कर सकता है, और जितनी हमें डिमांड है, कंज्यूमर जितना मांग रहा है, उसको जितना रिक्वायर्ड है उतना पहुंचा पानी वहां तक पहुंचा सकता है, या मैं यूं कहूँ कि वाटर को सप्लाई से डिमांड तक सेटिस्फाई करवा सकता है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो डिमांड है उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना, या कितने टाइप की डिमांड है, तो वो भी मैंने बताया। इंस्टीट्यूशनल डिमांड हो सकती है, इंडस्ट्रियल डिमांड हो सकती है, ठीक है दोस्तों, डोमेस्टिक डिमांड हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि डिमांड जो है वो अर्ली भी हो सकती है, हमारी अर्ली भी हो सकती है डिमांड, ठीक है, पूरे साल की भी हो सकती है। इसके बाद में अगर बात करूं डेली भी हो सकती है, डेली डिमांड भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं तो वो एवरेज भी हो सकती है, एवरेज एनुअल भी हो सकती है, ठीक है। और अगर हम क्या करें, एवरेज निकालें एनुअल डिमांड का, पर डे निकालें और पर पर्सन के हिसाब से निकालें, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पर कैपिटा पर डे या पर हेड पर डे बोल सकते हैं, पर कैपिटा पर डे, या फिर यूं भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका अमाउंट जो है, टोटल हमारा अमाउंट जो है वो लीटर के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अलग अलग तरीके की हमारे पास डिमांड जो है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अर्ली बेसिस पे कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, एवरेज एनुअल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमें आगे चलकर कैलकुलेट करना है टोटल, ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहले कि जो हम इतनी बातें कर रहे हैं रो वाटर इंजीनियरिंग की, तो रो वाटर इंजीनियरिंग जो है उसके लिए हमारा IS कोड कौन सा है? तो
हमारा जो रो वाटर इंजीनियरिंग है इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कोड जो है वो हमारा वो कौन सा है, आपको याद रखना है IS 1172 1993। ठीक है, ये भूलना नहीं है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि IS कोड जो है वो सप्लाई से रिलेटेड कौन सा है, तो वो है IS 1172 1993। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है IS 1172 1993। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले टाइप की हमारी डिमांड, और वो डिमांड होगी डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है दोस्तों, डोमेस्टिक डिमांड हम पढ़ेंगे। डोमेस्टिक डिमांड जो है ये हम पढ़ेंगे किस कोड के हिसाब से, जो हमारा कोड है वो है इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1993। इस कोड के हिसाब से हम पढ़ने जा रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वाटर की वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, डोमेस्टिक डिमांड हम अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर, अगर हम घर के अंदर है तो हम क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले आपको यही सवाल आएगा कि हाँ सर हम नहाएंगे, बाथिंग, और क्या कर सकते हैं, कुकिंग, वॉशिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, और गार्डनिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा वॉशिंग के अंदर यहाँ पर कपड़े धोना भी आ गया दोस्तों, बर्तन धोना भी आ गया, गाड़ियाँ धोना भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, बाथिंग आ गई, कुकिंग आ गई, गार्डनिंग आ गई। ठीक है, तो ये सारे, इसके अलावा मेन जो है वो है ड्रिंकिंग, पीना भी तो है पानी। ठीक है, ड्रिंकिंग, तो ये सारा का सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है कोड के हिसाब से दिया हुआ है 1172 1993 के हिसाब से, और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो जोड़कर हमें बताया हुआ है, जिसे हम डोमेस्टिक डिमांड के अंदर लेते हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड के अंदर जो 1172 है उसने वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक पार्ट तो उन्होंने बनाया लो इनकम ग्रुप का, और दूसरा उन्होंने बनाया फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कॉलोनीज जहां पर फुली फ्लशिंग सिस्टम नहीं है या लो इनकम ग्रुप है, वहां पर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अलग होगी। ठीक है दोस्तों, और जहां पर फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम है वहां पर डोमेस्टिक डिमांड जो है वाटर के अमाउंट की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब अपने जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए डोमेस्टिक डिमांड के अंदर वाटर का अमाउंट जो है वो हम आगे पढ़ेंगे किस कोड के हिसाब से, 1172 1993 के हिसाब से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपना कोड कौन सा, सबसे पहले लिख के रखेंगे ऊपर IS 1172 1993। ये जितनी बार हो आप हर बार इस कोड को जरूर लिखें, क्योंकि जितनी बार आप इस कोड को लिखेंगे उतने अच्छे से आपको ये कोड याद होगा। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी कॉलोनीज के लिए जहां पर फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम है, फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम है जहां पर, वहां पर डोमेस्टिक डिमांड जो है वो अलग अलग पर्पज के हिसाब से बांटी गई है। सबसे पहले आएगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं ये इस तरफ लिख दूं यूजेस, यूजेज, और यहां लिख दूं अमाउंट या फिर कंजम्पशन, एक ही बात है, अमाउंट रहने दीजिए, कंजम्पशन लिख लेते हैं। ठीक है, और ये कंजम्पशन जो होगी ये होगी लीटर पर हेड पर डे के अंदर। ठीक है, तो ड्रिंकिंग के लिए कोड जो है फुली फ्लशिंग सिस्टम वाली कॉलोनीज के अंदर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए पानी कितना माना गया, ये माना गया दोस्तों 5 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है, इसके बाद में जो है वो है कुकिंग पर्पज के लिए, कुकिंग पर्पज के लिए कितना माना गया, कुकिंग पर्पज के लिए भी माना गया 5। इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है बाथिंग के लिए, वो माना गया 75। अब ये 75 क्यों माना गया, देखो यहाँ पे क्या है, फुली फ्लशिंग सिस्टम है, तो ये हम बात आराम से समझ सकते हैं कि अगर फुली फ्लशिंग सिस्टम है, ठीक है, कॉलोनीज जो है वो थोड़ी अच्छे इनकम ग्रुप की हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है शॉवर वगैरह होंगे, बाथिंग टब भी बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो बाथिंग के लिए यहाँ पर जो वाटर का अमाउंट है वो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा लो इनकम ग्रुप से। ठीक है, बाथिंग के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है
वॉशिंग के लिए अगर मैं बात करूं वॉशिंग, तो वॉशिंग को यहाँ पर अपनों ने बांट ली है। तो यहाँ पे है वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो है मेरा 25। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है मेरा वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउस एंड रेजिडेंस। ठीक है, यहाँ पे फिर से आई है वॉशिंग। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाउस की सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हम जो वॉशिंग करते हैं फ्लोर्स वगैरह की, पोछा वोछा मारना है जो, उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर माना गया है, वो माना गया दोस्तों 15। ठीक है, इसके बाद में माना गया वॉशिंग के लिए ही, अगर आप बर्तन साफ कर रहे हैं, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स। ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये टोटल आप ऊपर देख रहे हो ना, ये यूनिट जो लिखी हुई है लीटर पर हेड पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी कितना है हमारा 15 लीटर है पर हेड पर डे के हिसाब से। इसके बाद में आता है दोस्तों लॉन और गार्डनिंग के लिए। अगर मैं बात करूं गार्डनिंग की, ये ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ठीक है, बात करूं गार्डनिंग की, ठीक है, लॉन और गार्डनिंग के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए भी जो अमाउंट है हमारा वो माना गया 15 लीटर। ठीक है, अब इसके बाद में आता है फ्लशिंग के लिए। फ्लशिंग के लिए कितना माना गया, वो माना गया 45। ठीक है दोस्तों, अब इस टोटल अमाउंट को अगर मैं टोटल करूं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिक डिमांड के अंदर ही में एक दिन के अंदर हम ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लॉथ्स की वॉशिंग के लिए 25 लीटर्स। फिर मैंने कहा कि वॉशिंग ऑफ जो हाउस है, फ्लोर्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर 15 लीटर माना गया। फिर वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स के लिए कितना माना गया, 15 लीटर माना गया। फिर लॉन और गार्डनिंग के लिए 15 लीटर माना गया, और फ्लशिंग के लिए 45 लीटर माना गया। अगर मैं इस टोटल अमाउंट को ऐड ऑन करूं, तो ये टोटल अमाउंट जो है हमारा वो कितना आएगा, 200 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है दोस्तों, तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो एक फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम वाली कॉलोनीज के अंदर हमारा रिक्वायर्ड है। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है वो कितना है, 200 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है दोस्तों, यूनिट याद रखेंगे, लीटर पर हेड पर डे है यहाँ पर। तो ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो IS 1172 1993 के हिसाब से मैंने आपको बताया। सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पे एड ऑन किए, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए 3 पॉइंट्स थे, लॉन और गार्डनिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, या रैंडमली पूछा जा सकता है कि बाथिंग के लिए फुली फ्लशिंग सिस्टम की कॉलोनीज के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड है, तो वो 75 लीटर्स पर हेड पर डे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिपीट करते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मिनिमम जो अमाउंट है या मिनिमम कंजम्पशन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम। फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम एज इन कॉलोनीज के अंदर वहां पर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कितना है दोस्तों, वो है 200 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है दोस्तों, कई बार आपको ये अमाउंट जो है वेरी मिलेगा, और वो कितना मिलेगा 225। ठीक है, 225 तक वेरीज माना जाता है। तो मिनिमम जो है, अगर मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है फुली फ्लशिंग सिस्टम के अंदर पर हेड पर डे कितना रिक्वायर्ड है, तो वो होगा दोस्तों 200 लीटर पर हेड पर डे। और अगर मैं बात करूं कि ये कहां तक जा सकता है, तो ये 225 लीटर पर हेड पर डे तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 225 से 200 लीटर पर हेड पर डे तक वेरी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं। और किस कोड के हिसाब से है, ये है IS 1172 1993 के हिसाब से। ठीक है,
अभी तक हमने अच्छी वाली इंजीनियरिंग शुरू नहीं करी है, ठीक है दोस्तों। अच्छी वाली इंजीनियरिंग जो है आपको फील होगी, मैं बताता हूँ कहाँ पर, जब हम क्वालिटीज ऑफ रो वाटर पढ़ेंगे तब आपको फील होगा कि हाँ अब इंजीनियरिंग शुरू हुई है। उससे पहले इंजीनियरिंग नहीं है, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है दोस्तों, रो वाटर इंजीनियरिंग का। अब हम बात करते हैं लो इनकम ग्रुप की, ठीक है, LIG लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट में, लो इनकम ग्रुप कॉलोनीज। लो इनकम ग्रुप कॉलोनीज जो है उनके अंदर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूज और यहाँ पर लिख रहा हूँ कंजम्पशन, ठीक है। सबसे पहले आएगा ड्रिंकिंग, जैसे हमने पहले पढ़ा, ड्रिंकिंग के अंदर कितना आएगा, यहाँ पर भी 5 लीटर आएगा, ठीक है। ड्रिंकिंग के बाद अगर मैं बात करूँ कुकिंग, तो कुकिंग के लिए यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। और दोस्तों यहाँ पर यूनिट जो है वो सेम है, वो है लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कुकिंग के बाद में, यहाँ पर आते हैं बाथिंग पे। देखो जब फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम था तब हमने बाथिंग के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर दिया था, वो हमने दिया था वहां पर 75 लीटर पर हेड पर डे। और यहाँ पर हम कितना दे रहे हैं, यहाँ पर हम कम कर रहे हैं इसको, ये हम कर रहे हैं 55, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कम किया हुआ है, मैंने कम नहीं किया है, ये कोड के हिसाब से है, ठीक है। बाथिंग के लिए लो इनकम ग्रुप कॉलोनीज के अंदर कितना दिया हुआ है, 55। इसके बाद में आएगा वॉशिंग, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आएगी वॉशिंग। वॉशिंग के लिए जो है वो अलग अलग है। सबसे पहले आती है वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, फिर सेकंड नंबर पे आएगा हाउसेस, फिर आएंगे यूटेंसिल्स, ठीक है। तीनों के लिए मैं बता देता हूँ एक साथ यहाँ पर। सबसे पहले वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स के लिए जो है वो माना गया है 20 लीटर, ठीक है। फिर हाउसेस के लिए माना गया है, वॉशिंग ऑफ हाउस वगैरह की, ठीक है, या क्लीनिंग के लिए मैं अगर कहूँ तो वो माना गया है 10 लीटर। फिर यूटेंसिल्स की बात करें तो वो भी माना गया यहाँ पर 10 लीटर, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में जो है वो फ्लशिंग के लिए कितना माना गया है, वो माना गया है 30 लीटर, ठीक है। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ नोट कर देता हूँ। फ्लशिंग के लिए बात करूँ तो वो कितना है, लो इनकम ग्रुप के अंदर वो है 30 लीटर। अब इस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा सम जो है वो कितना आना चाहिए, 135 लीटर आना चाहिए। आ रहा है क्या, 5 10 20 30 20 50 105 और 30 135, ठीक है दोस्तों। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कितना होगा, 135 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लो इनकम ग्रुप कॉलोनीज जो है उनके अंदर जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है वो कितना है, 135 लीटर पर हेड पर डे। एक पर्सन के हिसाब से कितना डेली का पानी रिक्वायर्ड है लो इनकम ग्रुप कॉलोनीज के अंदर, कोड के हिसाब से वो है 135 लीटर पर हेड पर डे, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम वाली कॉलोनीज थी उनके अंदर कितना था, 200 लीटर पर हेड पर डे, वो था मिनिमम। कहाँ तक वेरी कर सकता है, वो वेरी कर सकता है 225 लीटर पर हेड पर डे से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि टोटल जो हमारी कंजम्पशन है वाटर की, है ना, सब टोटल कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं जिसके अंदर डोमेस्टिक भी है, ठीक है, थोड़ा सोशल भी होगा, पार्किंग वगैरह वाली सोशल भी होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल भी होगी, हाँ, ठीक है, हॉस्पिटल वाली भी होगी। अगर मैं टोटल हर तरीके की, अगर मैं फायर डिमांड को भी मना लूँ, इसके अंदर एड ऑन कर लूँ, सबको जोड़ लूँ, तो इस टोटल का टोटल कंजम्पशन का लगभग 50 to 60% अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कौन सा है, डोमेस्टिक डिमांड वाला है, ठीक है। याद रखेंगे इस पॉइंट को
कि टोटल जो हमारी डिमांड है, अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल होगी, इंस्टीट्यूशनल होगी, इंडस्ट्री की होगी, सारी जो हमारी कंजम्पशन है उसकी अगर मैं बात कर लूँ, उसको हम ऐड ऑन कर लूँ, तो उसका 50 to 60% अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है किसके लिए, डोमेस्टिक डिमांड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जितना भी अपने आज पढ़ा है इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है मैंने जो क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, वो आपको मिल जाएंगे लिंक के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।